हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। टारगेट आपका जो है 3.5 लाख क्रॉस करवाना है विद इन 2 डेज़ में, और मुझे पता है आप लोग 3.5 लाख सब्सक्राइबर जरूर अपना प्यार देंगे बायोलॉजी वाले, क्योंकि बायोलॉजी की सबसे बेहतरीन क्लास आपको एसकेएम स्टडी पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो जो प्रश्न लेके आए ना, बहुत ही बेहतरीन और प्यारे प्यारे प्रश्न देख सकते हैं। सारे के सारे प्रश्न बार बार आए हुए हैं। ये सब आपके 3-3 अंक वाले प्रश्न है। तंबाकू वाला है, देखिए, हाँ, प्रतिजैवी वाला देखिए कितनी कितनी बार आया हुआ है, वो मैंने लिया यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे अल्कोहल वाला देखिए, बार बार जो बार बार आपके रिपीट किए गए हैं और आपके काल यानी 4 अप्रैल को पूछे जाएंगे, उन्हीं को हम लोग लिए हैं। ठीक है ना, कल जब आप पेपर में जाएंगे तो पूरे पूरे प्रश्न आपको फंसते हुए मिलेंगे, इस बात की 100% गारंटी है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे जाके टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार। चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर 30,000 व्यू आ रहे हैं, अगर 10,000 बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना, तो डीमोटिवेट, मज़ा नहीं आती। तो आप लोग अपना प्यार जरूर दीजिए प्लीज़। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आपसे मैं कुछ नहीं लूँगा, आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक सब्सक्राइब आप दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। हर एक बच्चे का बस एक सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, सबसे पहला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। क्या है? कोडान तथा एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3-3 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। कोडान तथा एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कोडान, उसके बाद क्या देखेंगे? एंटी कोडान। सबसे पहले क्या देखेंगे? कोडान, फिर देखेंगे एंटी कोडान। तो कोडान क्या होते हैं? आनुवांशिक कूट के 3 विशिष्ट न्यूक्लियोटाइडों का वह क्रम जो एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, कोडान कहलाता है। यार ना, कोडान क्या होता है? आनुवांशिक कूट के 3 विशिष्ट न्यूक्लियोटाइडों का वह क्रम जो एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, कोडान कहलाता है। यह डीएनए की आनुवांशिक भाषा के परिवर्तित रूप में एमआरएनए पर स्थित होता है। यह क्या होता है? यह जो डीएनए होता है, डीएनए की आनुवांशिक भाषा में परिवर्तित रूप में एमआरएनए पर होता है। और यह त्रिक यानी ट्रिपल कोडान, आरंभन कोडान जैसे AUG तथा समापन कोडान जैसे UAA, UGA, UGA और UAG के रूप में भी कार्य करता है। बात समझना, यह त्रिक कोडान, आरंभन कोडान जैसे AUG तथा समापन कोडान जैसे UAA, UGA, UAG के रूप में भी कार्य करता है कोडान, ठीक है ना। जेनेटिक कोड के 64 कोडान में से 61 त्रिक कोडान अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, जबकि शेष 3 समापन कोडान का कार्य करते हैं। जो जेनेटिक कोड के 64 कोडान होते हैं, इसमें से जो 61 त्रिक कोडान होते हैं, यह एमिनो अम्ल को कोड करते हैं, जबकि जो शेष 3 होते हैं, यह समापन कोडान का कार्य करते हैं। अगला है आपका एंटी कोडान। एंटी कोडान क्या होता है देख लेते हैं। एंटी कोडान टीआरएनए की एंटी कोडान भुजा के छोर पर पाया जाने वाला 3 क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम है। बात समझना, एंटी कोडान क्या होता है? एंटी कोडान टीआरएनए की एंटी कोडान भुजा के छोर पर पाए जाने वाला 3 क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम है। वह प्रतिकोडान या एंटी कोडान एमआरएनए पर उपस्थित उस कोडान का पूरक होता है जिस पर किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल की से संकेतांकिक सूचना स्थित होती है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। बात समझिएगा, प्रोटीन संश्लेषण के समय यह एंटी कोडान, जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो इसके समय यह एंटी कोडान एमआरएनए के कोडान से जुड़कर विशिष्ट अमीनो अम्ल को निकट लाकर पेप्टाइड बंध बनाने में सहायक होता है। प्रत्येक कोडान हेतु एक निश्चित संपूरक एंटी कोडान होता है और प्रत्येक कोडानों के लिए एक निश्चित और संपूरक एंटी कोडान होता है। बात समझिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका है एंटी कोडान है और कोडान, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसलिए आप लोग प्लीज़, जितने बच्चे हैं, बस एक सब्सक्राइब आपका चाहिए। जितने बच्चे एक सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल हमारा है एसकेएम स्टडी, जिस पे 33,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसीलिए तो आपको हम सपोर्ट करवा रहे हैं ना अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे यार बच्चों, मैं पूरा फ्री में पीडीएफ इसका मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पे प्रश्न 2, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का योगदान क्या होता है। जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो उसमें आरएनए का क्या योगदान होता है, उसको यहाँ पे बताना है। अथवा में प्रश्न दे देगा, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले
विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का वर्णन कीजिए। 2012 में बना हुआ मेरे लाडलो ये प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है, अथवा प्रोटीन संश्लेषण भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का वर्णन कीजिए, अथवा में कोशा में पाए जाने वाले 3 प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए तथा प्रत्येक के कारण लिखिए। 2020 में ये बना हुआ प्रश्न है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का योगदान। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण डीएनए के नियंत्रण में आरएनए द्वारा होता है। बात समझिएगा, प्रोटीन संश्लेषण डीएनए के नियंत्रण में आरएनए द्वारा होता है। कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए अणु पाए जाते हैं और तीनों का प्रोटीन संश्लेषण में अपना विशिष्ट कार्य होता है। प्रोटीन संश्लेषण डीएनए के नियंत्रण में आरएनए द्वारा होता है। कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए अणु पाए जाते हैं और तीनों का प्रोटीन संश्लेषण में अपना विशिष्ट कार्य होता है। पहला कौन सा आपका आरएनए पाया जाता है, संदेशवाहक आरएनए यानी कि एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए पर आनुवांशिक सूचनाएं कोडित रूप में उपस्थित होती हैं। जो एमआरएनए होता है इस पर जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो कोडित रूप में क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ये कोडान डीएनए अणु के टेम्पलेट के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं और ये जो कोडान होते हैं वो किस पे, वो डीएनए अणु के टेम्पलेट के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। कूट का विशिष्ट क्रम ही प्रोटीन विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होता है और कूट का जो विशिष्ट क्रम होता है यही प्रोटीन विशिष्टता यानी कि विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरा कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है स्थानांतरण आरएनए। स्थानांतरण आरएनए जिसको बोलते हैं टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, यह एक एडेप्टर अणु होता है। जो स्थानांतरण आरएनए होता है, टीआरएनए होता है, यह एक एडेप्टर अणु होता है जो एमआरएनए की भाषा पढ़ सकता है। यह एक एडेप्टर अणु है जो एमआरएनए की भाषा पढ़ सकता है। इस पर प्रतिकूट यानी कि एंटीकोडान उपस्थित होता है और टीआरएनए पर ही प्रतिकूट यानी कि एंटीकोडान उपस्थित होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट टीआरएनए होता है। जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं उसके लिए अलग अलग क्या होता है, टीआरएनए होता है। टीआरएनए अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाते हैं और जो टीआरएनए होते हैं यही अमीनो अम्लों को कहाँ तक ले आते हैं, राइबोसोम तक ले आते हैं तथा अमीनो अम्ल एमआरएनए पर उपस्थित कूटों के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। और जो आपके एमआरएनए पर उपस्थित अमीनो अम्ल होते हैं यह कूटों के अनुसार क्या होते हैं, अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अगला है राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए। तो राइबोसोम्स के निर्माण में भाग लेता है। जो आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, यह राइबोसोम्स के निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थान है। यह अमीनो अम्ल के मध्य पेप्टाइड बंध निर्माण हेतु एक एंजाइम यानी कि राइजोजाइम की भांति कार्य करता है। क्लियर है, राइबोसोम्स के निर्माण भाग लेता है सबसे पहला, और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थान है। यह अमीनो अम्ल के मध्य पेप्टाइड बंध निर्माण द्वारा एक एंजाइम राइबोजाइम की भांति कार्य करता है। अगला है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 क्या है, तंबाकू का विभिन्न प्रकार से प्रयोग शरीर के लिए घातक है, समझाइए। आपको ये बताना है कि तंबाकू का जो विभिन्न प्रकार के जितने भी तंबाकू हैं वो शरीर के लिए घातक क्यों हैं, आखिरकार को समझाना है। अथवा में प्रश्न बना है तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा क्यों। 2010 में बना हुआ प्रश्न है, आईएमपी है, इसलिए मैं इसको जोड़ा, इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे उसको मैं कल सुबह तक आपके परीक्षा से पेपर से पहले तक पूरा खत्म करवा देंगे। टेंशन मत लीजिएगा, बैक टू बैक क्लासेस आपको देंगे। आज हम शाम तक जो प्रॉमिस किए ना, ढेर सारी आपको क्लासेस देने के लिए हम देंगे। इसकी गारंटी एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल लेता है आपको अच्छे से पढ़ाने की तैयारी करवाने। कल जाएंगे पेपर तो इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो तंबाकू का विभिन्न प्रकार से शरीर के लिए घातक है, समझाइए। अथवा तंबाकू के किसी भी रूप से सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा क्यों। तो चलिए उत्तर इसका लिखेंगे, तंबाकू का प्रयोग मानव सैकड़ों वर्षों से करता रहा है। जो तंबाकू है इसका जो उपयोग है मनुष्य वो सैकड़ों वर्षों यानी कि 100 वर्षों से ही करता चला आ रहा है, बहुत पुराने जमाने से। तंबाकू
इसको ही धूम्रपान भी कहा जाता है। तंबाकू धूम्रपान पिया जाता है, चबाया जाता है, सूंघा जाता है, यानी कि सूंघानी लेना जिसको कहते हैं, सूंघा भी जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक एल्केलाइड निकोटीन भी शामिल है। जो तंबाकू है इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर को नष्ट कर देते हैं, जैसे कि एक इसमें से नाम है एल्केलाइड निकोटीन। निकोटीन धमनियों की भित्ति को मोटा और सख्त यानी कि रिजिड कर देता है। फलस्वरूप धमनियां सिकुड़ जाती है, जिसके कारण जो धमनियां होती क्या हो जाती है आपकी, सिकुड़ जाती हैं। और रुधिर प्रभाव में रुकावट आने से रक्तचाप बढ़ जाता है, और जो रुधिर का प्रवाह होता है, यहाँ पे प्रवाह भी कह सकते हैं, प्रभाव या फिर प्रवाह, कोई दिक्कत नहीं, प्रवाह में रुकावट आने से रक्तचाप बढ़ जाता है, वह हृदय रोग विकसित हो जाते हैं। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करता है, जिससे एड्रीनलिन और नॉर एड्रेनलिन रुधिर परिसंचरण में मोचित होते हैं, अर्थात छोड़े जाते हैं। ये दोनों रुधिर चाप यानी कि ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन दर को बढ़ाते हैं। धूम्रपान के कारण फुफ्फुस, गले का कैंसर, श्वसनीय शोथ और वात स्फीति और हृदय रोग, जठरवर्ण आदि रोग हो जाते हैं। तंबाकू चबाना मुख के कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है। यदि आप तंबाकू चबा रहे हैं तो आपके मुंह में कैंसर जरूर होगा। धूम्रपान से रुधिर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। और हिम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और धूम्रपान ड्रग्स के सेवन को प्रेरित करता है। और जो धूम्रपान होता है यही बाद में क्या करता है, जो ड्रग्स यूज करते हैं उनको ये क्या करने लगता है, प्रेरित करने लगता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब प्लीज, एक सब्सक्राइब मुझे चाहिए, ज्यादा नहीं, आपका बस एक ही सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है ना। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। 2019 में ये बना हुआ प्रश्न है और IMP वाला प्रश्न है। काफी क्या है, IMP वाला प्रश्न है और सन 2019 में बना हुआ ये क्या है प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न है। आपको हम वही प्रश्न आप तक लेके आएंगे जो कि आपके बोर्ड में आएंगे। तो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबॉडी से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के आपको क्या लिखना है, आपका नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अथवा प्रतिजैविक पदार्थ पर टिप्पणी कीजिए, सन 2016 में आया है, ये सन 2019 में आया है। अथवा एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की और पेनिसिलिन का महत्व को स्पष्ट कीजिए। सन 2000 यहाँ पे 20 में बना हुआ प्रश्न है, काफ़ी IMP वाले प्रश्न हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसको आपको तैयार कर लेना है। हर एक प्रश्न इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी UP बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छा नंबर गारंटी के साथ दिलाएगा। इसकी गारंटी मेरी है प्यारे बच्चों, केवल आपको बस मेहनत करना है, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना है। और देख लीजिएगा आपसे कोई छीन नहीं सकता, 70 में 70 स्कोर करने से आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन बस आपको मेहनत करना होगा इसी तरीके से जैसे आप इस समय दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बस इसी तरीके से आपको दिन रात मेहनत करना है और कुछ भी नहीं करना। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। प्रायः सूक्ष्मजीवी उत्पत्ति के ऐसे रासायनिक पदार्थ, प्रायः सूक्ष्मजीवी उत्पत्ति के ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवाणु को मार देते हैं या उनकी वृद्धि संदमित कर देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो प्रतिजैविक क्या होते हैं, याद रखिएगा। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स प्रायः सूक्ष्मजीवी उत्पत्ति के ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवाणुओं को मार देते हैं या उनकी वृद्धि संदमित कर देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। एंटीबायोटिक्स को वंडर ड्रग्स कहा गया है क्योंकि यह संक्रमणों के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अनेक सैनिकों की जान बचाने में एंटीबायोटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इसमें जितने भी सैनिक थे उनको बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन पदार्थों को मूल रूप से कवक या जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है, लेकिन
कुछ संश्लेषित एंटीबायोटिक्स भी बनाई जा चुकी है। ये औषधियाँ मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होती, ये केवल जीवाणु विशेष को प्रभावित करती हैं। अनेक एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं में कोशिका भित्ति का संश्लेषण रोक देती हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं के अन्य जैव रासायनिक पथ को अवरुद्ध कर देती हैं। कुछ सामान्य एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, सीफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन इत्यादि होते हैं, यह हमारे प्रतिजैविक है, यानी कि एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक्स किससे बनाए जाते हैं? सूक्ष्मजीवी उत्पत्ति के ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं को मार देते हैं या उनकी जो वृद्धि होती है उसको रोक देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसे हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही आईएमपी है, आप तैयार कर लीजिएगा। देख सकते हैं कितनी बार बना हुआ है, देखिएगा भाई। अल्कोहल के अति प्रयोग पर टिप्पणी कीजिए। 2017-2018 बना प्रश्न है। सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी बात पे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलिए मत, पहले आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। अथवा अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम तथा उपचार पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सन 2017 में बना हुआ प्रश्न है। अथवा किशोरावस्था के दौरान ड्रग और अल्कोहल के कुप्रभावों का विवरण दीजिए या फिर वर्णन कीजिए। 2019 में बना प्रश्न है। अथवा अल्कोहल के कुप्रयोग के द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। और ये सभी के सभी मेरे लाडलो बहुत ही आईएमपी वाले प्रश्न हैं, और ये देख लीजिएगा यूपी बोर्ड परीक्षा में आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अथवा अल्कोहल ड्रग के दुरुपयोग पर टिप्पणी दीजिए। अल्कोहल और जो ड्रग्स होता है इसका दुरुपयोग किया जाता है, इस पर टिप्पणी करना है। 2019 में बना प्रश्न है, 2014 में, 2017 में बना हुआ प्रश्न है। तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो अल्कोहल यानी कि ड्रग के हानिकारक प्रभाव क्या है? तो अल्कोहल ड्रग्स के प्रयोग से व्यक्ति पर शारीरिक, मानसिक, व्यवहारगत प्रभाव पड़ते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ड्रग्स का उपयोग करता है, अल्कोहल का उपयोग करता है, तो उसके ऊपर शारीरिक भी प्रभाव पड़ेगा, मानसिक भी प्रभाव पड़ेगा और व्यवहारगत भी प्रभाव पड़ता है। ड्रग्स के सामाजिक व आर्थिक प्रभाव भी हैं जो समुदाय व राष्ट्र को भी प्रभावित करते हैं। सबसे पहला क्या है? अल्कोहल यानी ड्रग के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव असंतुलित व्यवहार, बर्बरता और हिंसा रूप में व्यक्त होते हैं। दूसरा, इनकी अत्यधिक मात्रा में सेवन से श्वसनघात, हृदयघात अथवा प्रमस्तिष्क रुधिर स्राव के कारण मृत्यु भी हो जाती है जो लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी आईएमपी वाले प्रश्न हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। तीसरा क्या यहाँ पे लिखेंगे? अल्कोहल ड्रग के प्रयोग से व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। व्यक्ति एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, भूख और वजन में घट बढ़ आदि से प्रभावित होता है। शरीर की प्रतिरोध क्षमता भी ड्रग्स या अल्कोहल जो होता है आपको नष्ट कर देता है। अल्कोहल के प्रयोग से पेशी संतुलन भी बिगड़ जाता है। यदि आप अल्कोहल का उपयोग करते हैं तो जो आपके पेशी संतुलन है यह भी क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। पांचवा, जो व्यक्ति इंजेक्शन द्वारा ड्रग लेते हैं उनमें एड्स अथवा यकृत शोथ बी जैसे गंभीर संक्रमण रोगों की संभावना अधिक होती है। अल्कोहल के प्रभाव से लीवर सिरोसिस तथा आमाशय एवं आंतों में पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अब ड्रग्स अल्कोहल का रोकथाम और उपचार कैसे करते हैं? तो सबसे पहला, आवश्यक समकक्षी दबाव डालना सबसे पहला। दूसरा, शिक्षा और परामर्श द्वारा उचित मार्गदर्शन देकर उसको बचाना। तीसरा, बचपन से ही उचित संस्कार, मार्गदर्शन, स्नेह व नैतिक शिक्षा देकर किशोरों को ड्रग्स को न कहने का गुण विकसित किया जाता है या किया जा सकता है। किशोरों को रचनात्मक कार्यों में लगाकर भी उन्हें ड्रग्स से उनको बचाए रखा जा सकता है, उनको ड्रग्स की लत नहीं लगने देंगे। चौथा, चिकित्सीय सहायता से अल्कोहल के सेवन से छुटकारा पाया जा सकता है। तो कितने देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं ड्रग्स से रिलेटेड।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय। 2011, 2015, 2018 और 2020 में ये प्रश्न बना हुआ है और काफी आईएमपी वाला प्रश्न है, ठीक है ना। तो इन सभी प्रश्न को आपको कंप्लीट कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पे है टाइफाइड, तो यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है। जो टाइफाइड होता है किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका संचरण कैसे होता है? टाइफाइड जलजन्य रोग है तथा संदूषित जल, खाद्य पदार्थ आदि के सेवन से संचरित होता है। रोगाणु संचरण में मलमुखी मार्ग यानी कि फैको ओरल रूट अपनाता है। मक्खियाँ भी इस रोग को फैलाने में क्या करती? बहुत ही हेल्प करती हैं। टाइफाइड रोग के लक्षण क्या क्या है? सिम्टम्स, संक्रमित भोजन तथा जल ग्रहण करने के 7 से 14 दिनों के पश्चात टाइफाइड बुखार होता है, जो प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। 1 सप्ताह के पश्चात मनुष्य की आहार नाल क्रियाशील पर प्रभाव पड़ने लगता है और अत्यधिक तीव्र पेट दर्द, सिर दर्द, तेज बुखार में उसका टेम्परेचर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला क्या है? आंतों से रक्तस्राव, पैर व छाती पर छोटे छोटे गुलाब दानों का उभरना। टाइफाइड के क्या है प्यारे बच्चों? लक्षण हैं और काफ़ी आईएमपी वाले प्रश्न हैं यहाँ पे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो जो यहाँ पे मैं प्रश्न बताऊँगा वो इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे ना कि आप खुद देखेंगे कि हाँ सर कितने इंपॉर्टेंट आप प्रश्नों को डिस्कशन करा रहे हैं और हमारे यही बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। दूसरा, जीभ पर सफ़ेद पदार्थ जमा होना यानी कि कोटेड, भूख न लगना इत्यादि क्या होते हैं? लक्षण हैं। इसका रोकथाम क्या है? प्रिवेंशन क्या है? तो टाइफाइड एक जलजनित रोग है, अतः वह व्यक्तित्व व सामुदायिक स्वच्छता के उपायों द्वारा स्वच्छ यानी रोगाणु रहित जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर इसे रोका जा सकता है। मधुमक्खियाँ भी रोगाणु का स्थानांतरण कर खाद्य पदार्थों को संदूषित करती है, अतः उनकी रोकथाम भी आवश्यक है। खाद्य पदार्थों का सुरक्षित रखरखाव इससे बचे रहने का आसान उपाय है। इसका टीका भी उपलब्ध है। एंटीबायोटिक्स द्वारा उपचार किया जा सकता है इसका, किसका? टाइफाइड का। तो कितने आईएमपी वाले प्रश्न हैं। अगला यहाँ पे है प्रश्न क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख सकते हैं, बार बार रिपीट किया गया प्रश्न है। मैं वही बोलना चाहूँगा कि जो हम प्रश्न यहाँ पे बताएंगे वो आपके बोर्ड में छूटेगा नहीं, आपके बोर्ड में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। बस आप जमकर मेहनत कीजिएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। और आप खुद देखिएगा कि अपने बोर्ड परीक्षा में बायोलॉजी के पेपर में आप 70 में 70 स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है डेंगू ज्वर, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में बना प्रश्न है। दूसरा है निमोनिया, 2011 में, 2015 में बना हुआ प्रश्न है और काफ़ी आईएमपी वाले प्रश्न हैं। ये क्या हैं? काफ़ी आईएमपी वाले प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, केवल हम उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आप बोर्ड में जो आपका टारगेट है वो आप करके आएँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेंगू ज्वर के बारे में पढ़ेंगे, यानी डेंगू फीवर। यह रोग डेंगू विषाणु, आरएनए विषाणु से होता है। यह रोग किसके द्वारा होता है? आरएनए जो विषाणु होता है जो कि हमारे डेंगू में होता है, डेंगू विषाणु से होता है तथा मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। मैं मादा एनाफिलिज कर दिया था, गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? किस मच्छर से काटने से फैलता है? मादा एडीज इजिप्टाई के मच्छर काटने से फैलता है। मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति का रक्तपान करता है तो वह 9 से 12 दिनों में स्वयं संक्रमित हो जाता है, ठीक है। यह संक्रमित मच्छर जब किसी व्यक्ति का रक्तपान करता है तो रक्तपान करते समय लार के माध्यम से विषाणु को व्यक्ति में पहुंचा दे। मतलब समझिए किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है, अब उसमें क्या गया? अगला मच्छर गया, उसको रक्त को चूसा, चूसने के बाद अब क्या किया कि वो किसी और व्यक्ति को अब चूस लिया, तो 14 दिन में क्या हुई? वो संक्रमित हो गई। अब उसको फिर प्यास लगेगी पीने के लिए, तो किसी और व्यक्ति का जाएगी, खून चूसेगी। जब चूसने जाएगी तो जो
वो खुद संक्रमित हो गई है, अब अपना जो है संक्रमण वो अगर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दे रही है, बस यही है। इस रोग में तीव्र ज्वर के साथ साथ, तीव्र ज्वर यानी बुखार के साथ साथ अत्यधिक पीड़ा होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वर के कारण अस्थियां टूट रही हों। इस कारण से हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है। क्लियर है। और विषाणु संक्रमण के कारण डेंगू रक्तस्राव ज्वर भी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप रक्त परिसंचरण अवरुद्ध होने से शरीर पर, विशेषकर चेहरे पर चकत्ते बन जाते हैं और रोकथाम हेतु मच्छरों से बचाव के विभिन्न उपाय भी किए जाने चाहिए। अगला था न्यूमोनिया पर टिप्पणी करना था। न्यूमोनिया क्या होता है? ये न्यूमोनिया, तो मानव में न्यूमोनिया रोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु उत्तरदायी हैं। इस रोग में फुफ्फुस अथवा फेफड़ों के वायुकोष्ठ संक्रमित हो जाते हैं। इस रोग के संक्रमण से वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है और इसी कारण यह रोग होता है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं? ज्वर, ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द आदि। यह एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। और वो क्या है? जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, इसको तो आप कंप्लीट कर लीजिए। देख सकते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बात पे सब्सक्राइब हो जाना चाहिए यूट्यूब चैनल आपका एसकेएम स्टडी। सपोर्ट करिएगा प्लीज़, आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर जब अपना प्यार दिखाएंगे ना, तो हम इसी तरीके से आप लिए दिन रात मेहनत करेंगे। एक दिन ऐसा भी नहीं आएगा जिस दिन हम आपके लिए मेहनत ना करें। हर दिन आपको हम 24 घंटे, अगर मुझे जाग के पढ़ाना पड़े तो 24 घंटे मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको इसी एक डेडिकेशन के साथ मेहनत करना है अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए और बता देना है कि हाँ, हम भी यूपी बोर्ड में 70 में 70 स्कोर करेंगे। जो टारगेट है वो पूरा कंप्लीट करेंगे और ये टारगेट हमारा एसकेएम स्टडी करवाएगा। जाके बता दीजिएगा सबसे कि एसकेएम स्टडी मेरा टारगेट कंप्लीट करवाएगा, कुछ भी हो वो करवा देगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड वेक्टर क्या होते हैं, इस पर टिप्पणी कीजिए। 2017, 2018, 2020 में बना हुआ प्रश्न है। अथवा प्लाज्मिड्स कहाँ पाए जाते हैं, इसके क्या उपयोग हैं, 2018 में बना हुआ प्रश्न है। अथवा प्लाज्मिड्स की व्याख्या कीजिए, इसका उपयोग बताइए, 2016 और 2017 में बना हुआ प्रश्न है। अथवा प्लाज्मिड्स क्या है, पीबीआर 322 पर टिप्पणी कीजिए, 2010, 2011, 2012 में बना प्रश्न है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मिड वेक्टर क्या होते हैं। ये प्लाज्मिड वेक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है। तो प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला दोहरे स्टैंड वाला डीएनए के अणु है। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला दोहरे स्टैंड वाला डीएनए अणु है, जो केंद्रकाभ के गुणसूत्रीय डीएनए से बाहर स्थित होता है। इसमें एक द्विगुणन प्रारंभन स्थल होता है। इसका विभाजन कोशिका विभाजन से अलग स्वतंत्र रूप से होता है और प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में 1 से लेकर सैकड़ों तक हो सकते हैं। डीएनए अणु जिनमें किसी पोषक कोशिका में गुणन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है, वाहक यानी कि वेक्टर कहलाता है। एक अक्षय वाहक में प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति स्थल यानी कि ओरी, वर्ण योग्य चिन्हक, एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधी जीन बोलते हैं, तथा क्लोनिंग स्थल उपस्थित होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिड में सफल वेक्टर के सभी गुण नहीं होते, अतः उन्हें अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बदल दिया जाता है या फिर लिया जाता है। अधिकतर प्लाज्मिड्स में प्रतिजैविक विरोधी जीन होते हैं। सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले प्लाज्मिड वेक्टर जैसे कि पीबीआर 322, पीबीआर 327 तथा पीयूसी है। उच्च पौधों में टी प्लाज्मिड तथा आर प्लाज्मिड का प्रयोग अधिक होता है। प्लाज्मिड्स का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में किया जाता है और इसका उपयोग मानव इंसुलिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आदि के निर्माण में भी किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं पीबीआर 322 संवाहक यानी पीबीआर 322 वेक्टर्स क्या है। इस कृत्रिम संवाहक को एस्केरिकिया कोलाई के प्लाज्मिड से बनाया जाता है। इसमें पी का अर्थ प्लाज्मिड है तथा बीआर उन वैज्ञानिकों के प्रथम अक्षर हैं
जो कि इनका निर्माण किए हैं। पीवीआर को बोलीवर व रोड्रिगेज, बोलीवर यानी बी आर मतलब रोड्रिगेज ने तैयार किया था। इस प्लाज्मिड में 40 से अधिक पहचान यानी कि अभिज्ञान स्थल हैं। इस संवाहक में दो प्रमुख प्रतिजैविकों टेट्रासाइक्लिन तथा एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला प्लाज्मिड संवाहक है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी आईएमपी वाले प्रश्न बताया है। कुल मैंने 8 प्रश्नों को लिया है और 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो 8 त्रिक 24 अंक तो आपका ऐसे ही पक्का हो गया, ठीक है ना। अगर एक कसम से आ गए ना तो आप छाप के आएंगे, देख लीजिएगा। और जितने भी मैं आपको प्रश्न बताया हूँ सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे, इसलिए मैं इनको पढ़िए, याद कीजिए, रट के जाइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।